मेरा एक इंट्रोडक्शन था ताकि आप लोगों को ये पता हो कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, किस एरिया के अंदर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। Assalamu alaikum, sir. So I have few questions. जी श्योर। Sir, first of all, sir, it might not be entirely related to network and DCN, but I want you to say a few lines about IoT, Internet of Things. जी And what is its future? श्योर। आप ये पूछ रहे हैं या बताना चाह रहे हैं? सर पूछ रहा हूँ सर आपसे। जी, इंटरनेट ऑफ थिंग देखें बेसिक्स मतलब है ना। अभी मैं इसकी सादा एग्जांपल आपको देता हूँ कि मिज़ान बैंक के एसी चलते थे, तो वो स्टैंडर्ड एसी हैं, वो एटीएम मशीनों के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा एक एसी लगा हुआ होता है और वो ऑन करके छोड़ देते हैं और उसका एक टाइमर होता है। अब वो सर्दियों में बंद करना है, गर्मियों में चलाना है, वो तो मैनेज हो जाता था, लेकिन उन दिनों में बड़ा प्रॉब्लम था कि जिन दिनों टेम्परेचर ऑलरेडी है और वो एसी स्टिल चल रहा है और वो कभी दरवाज़ा खुल रहा है कभी बंद हो रहा है। तो फिर बैंकों के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम आया ब्रांचेस के अंदर कि कुछ लोग जाते हुए एसी नहीं बंद करके जाते, वो चलता छोड़ जाते हैं। वो सारी 2-4 बजे बैंक के लोग चले गए और एसी चलता रहा। तो उसमें फिर उनको मसला हुआ कि यार क्या करें। तो हमारी एक कंपनी थी, उसने उनको सोल्यूशन दिया कि अच्छा आपके एसी जो है ना वो हम इंटरनेट से कनेक्ट करके एक सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन कर देते हैं। उसमें सिस्टम ऑटोमेटिकली मॉनिटर करता रहेगा, वो टेम्परेचर चेक करता रहेगा, सिचुएशन देख लेगा, पॉलिसीज़ आप कन्फिगर कर लें। अब वो मिज़ान बैंक वाले क्या करते हैं, वो कराची में अपने हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं, वहाँ अगर किसी ब्रांच का एसी ऑल ओवर द पाकिस्तान ऑन रह जाता है ना, तो वो एक डिवाइस है बस, वो उसको आपको पता है माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर अब सारी यूनिवर्सिटीज़ भी काम करवाती हैं। तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखें, वो मतलब दैट्स अनलिमिटेड थिंग। फ्रिजें ऑनलाइन हो रही हैं, टीवी ऑनलाइन हो रहे हैं, आप अपनी साइकिलें ऑनलाइन कर देंगे कल को। अभी इस्लामाबाद में कल परसों एक मैं देख रहा था यूज़ केस, एक कंपनी ने इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो बनाई है और उसने इंटरनेट यूज़ किया हुआ उसके पीछे कि जी हम ट्रैक कैसे करेंगे। आप 5 रुपए ऐप से, वो जिस तरह ग्रीम है, आप ऐप जाके वो करते हैं और वो बाइक जो है वो मेट्रो स्टेशन के साथ से इलेक्ट्रिक बाइक है, वो वहाँ से फ्री हो जाती है लॉक से और आपको 5 रुपये पे करते हैं और 5 रुपये पर मिनट के हिसाब से आप इस्तेमाल करते हैं। फिर किसी इलाके में आप जाके उसको छोड़ देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम में जाके बता देती है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यही है कि आपकी जो प्रैक्टिकल या चीज़ें हैं वो इस वक्त ह्यूज है। इसमें सॉफ्टवेयर का स्कोप भी बहुत है कि इस वक्त जो लाइनिक्स या इस तरह के फर्मवेयर्स बन रहे हैं, रास्पबेरी पाई है और इस तरह के और जो कस्टमाइज़ किए हुए होते हैं, वो ऑलरेडी आप यूज़ करते हैं और इसके साथ जो है वो कनेक्टिविटी है। तो नेटवर्क में जो सबसे बड़ा मसला आता है वो है अंडरस्टैंडिंग और सल्यूशन की। जब मतलब जो डेवलपर होगा वो क्या करेगा, वो कोड लिख लेगा ना, वो ये इंटीग्रेट कर लेगा। वो कभी भी आपको ये नहीं बता सकता कि अच्छा आप थार के अंदर जा रहे हैं, उस वक्त आपके पास कनेक्टिविटी के लिए ऑप्शन क्या है और कनेक्टिविटी के लिए बेटर ऑप्शन क्या है, और कनेक्टिविटी के लिए वो ऑप्शन जो कि रिडेंडेंट है, जो स्केलेबल है, जो प्राइस में अच्छी है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए वो डिज़ाइन तो हमेशा इंजीनियरिंग टीम के पास रहना है जो कि नेटवर्क साइड पे काम करती है। तो अभी मेरी कल पाक डेटा कॉम के साथ एक मीटिंग थी और उसमें हम डिस्कशन कर रहे थे कि बलूचिस्तान के बॉर्डर पे और जोब वगैरह में जो इस वक्त कनेक्टिविटी या गवर्नमेंट के नादरा के हैं या इस तरह की और बड़ी सारी कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं, वो कहाँ से आएंगी। तो जाहिर बात है कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बहुत अच्छा फ्यूचर है। पाकिस्तान में होने लग गया है, यूरोप ऑलरेडी भरा पड़ा है, चाइनीज़ कंपनी बेतहाशा आ चुकी हैं। प्रॉब्लम अगेन वही है ना कि हमारे पास कस्टमर नहीं है। पाकिस्तान में इंटरनली, पाकिस्तान में अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज है, हमें पता है गैस की शॉर्टेज है, हमें पता है कि हमारे पाइपलाइन जो हैं वो प्रेशर इतना नहीं ले सकते, हमें ये भी पता है कि हमारे पास गैस की प्रोडक्शन भी कम है। मुतालिया पाकिस्तान में जो सुई की 25 साल और 50 साल थी वो ख़त्म हो गई अब। अच्छा, अब हमारे जो गीज़र चलते हैं वो इंस्टेंट गीज़र टेक्नोलॉजी अभी इतनी अच्छी नहीं है, सर्दियों में सबको ये मसला। और दूसरे वाले गीज़र आप चला लें, बड़े बड़े गैलनों में पानी आता है, वो सारी सारी रात सारा सारा दिन चलता है और वो बहुत ज़्यादा बिल जनरेट कर देता है और वेस्ट भी कर देता है क्योंकि वो वाटर हमें चाहिए तो नहीं। अब उसके साथ सिंपल सा एक काम हुआ कि एक कंपनी ने एक कंट्रोलर बनाया कि जिसको आप ऐप के साथ कनेक्ट कर लें या इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट कर लें और आप स्केड्यूल कर दें कितने बज कितने मिनट पे सुबह सुबह जो है वो गीज़र चल जाए और घंटा 1.5 घंटा चले और सारे घर वाले उठ के वजू करके नमाज़ पढ़ लें या नहा लें और उसके बाद ऑफिस में चले जाएँ एंड 10 o'clock इट शुड टर्न ऑफ। तो उसमें 2-3 घंटे के लिए वो चलेगा। वो कंपनी आप ज़रा सुई गैस वाली जो है उससे कोऑर्डिनेट करके देख लें
यू विड गेट वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तानी मार्केट के हमारा हाल क्या है इस वक्त। हमारे पास इन्वेस्टर की शॉर्टेज है, जो कि सॉफ्टवेयर की साइड पे या उस साइड पे जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, हमारे पास गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं देती, और हमारे पास जो बायर का रवैया है वो भी इसी तरह का है। हम पिटते रहते हैं कि महंगाई बहुत है, लेकिन अपने गैस गीज़र के लिए हम 3,000 की डिवाइस खरीदने के लिए स्पेंडिंग नहीं करेंगे। बट इट्स चेंजिंग। द गुड थिंग इज़ कि अब ये चेंज हो रहा है। अब इस्लामाबाद कराची में लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लाहौर में लोग एक्सपीरियंस करते हैं, बड़े शहरों में ये रूटीन आ गई है कि टेक्नोलॉजीज़ को चेंज को रेजिस्ट नहीं करते, अब चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। आप इसकी एग्जांपल है कि जब ऊबर आई और करीम आई तो उस वक्त हम को बहुत बड़े डिज़ास्टर में नहीं गए, वरना हमारे तो ट्रांसपोर्टर्स के पूरे पूरे माफियाज हैं जो कि ट्रक्स की सूरत में और बसों की सूरत में बंद कर देते हैं। इवन अभी भी उन्होंने अलाउ नहीं किया, बट इंटेलिजेंटली कंपनीज आर नाउ लर्निंग हाउ टू वर्क विद दैम, उनको ऑन बोर्ड कर रही हैं। उन्हीं प्रॉब्लमेटिक जो एलिमेंट्स थे उनको ऑन बोर्ड करके ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त टेक्सटाइल में और बाकी जगहों पे, और ये मैंने ब्रांडिंग का आपको बताया, वहाँ पे एआई आ रही है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के ज़रिए हम काम कर रहे हैं। वहाँ पे हबीब बैंक को हमने अभी ऑनलाइन किया है इस मामले में कि उनके जो एचआर है उनको जवाब देने के लिए, उनको 35,000 की एचआर है, वो अगर एक दिन में 10,000 बंदा भी उनसे ये पूछ ले कि मेरी मेडिकल लीव्स कितनी है या मेरे बोनसेस कितने बने हुए हैं, तो उनकी एचआर परेशान हो जाती है। सो उनके लिए अब हमने ऑटोमेशंस की हैं, तो अच्छा स्कोप है उसका। और डेफिनेटली उसका इंटरनेट है, तो जब आपको पता है कि जैसे जैसे इंटरनेट ने हमेशा फैलना है, इंटरनेट आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी है एक्चुअली, और वो प्राइमरी सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी एक्सपैंड ही होना है, कम नहीं होना। और उसमें डेफिनेटली इंजीनियरिंग भी हमें ज़्यादा अच्छी चाहिए होगी। सर इसमें मैंने एक मेजर फ्लॉ ये नोट किया है कि सर इसमें चीज़ों की ना आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की सर प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस है। फॉर एग्जांपल सर, लेट्स फॉर एग्जांपल टेक एन ओल्ड फोन। अब ऑलमोस्ट ऑल स्मार्टफोन्स जो हैं वो ऑथेंटिकेशन रिक्वायर करते हैं अपने सर्वर्स के साथ। जी एप्पल होगा तो अपने एप्पल के साथ, एंड्रॉयड होगा तो गूगल बनो सर्वर्स के साथ। इन केस सर सर्वर्स अपडेट कर लेते हैं अपनी एपीआई, लेकिन वो पुराने फोन्स के ऊपर तो वो वही रहेगी, तो उस टाइम सर वो फोन्स दोबारा यूज नहीं हो सकते, वो आपके ई वेस्ट बन जाता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो है केस अपना एक दफा ये स्पीकर्स के साथ भी हुआ था एक कंपनी के, कि उन्होंने अपनी ऑनलाइन सर्विस ऑफ कर दी थी जिसकी वजह से वो ऐप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे लोग, तो वो स्पीकर्स बेसिकली वेस्ट बन चुके थे। तो ये सर आईओटी का मैं ब्लॉग समझता हूँ। अभी क्योंकि टेस्ला की कार्स में भी ये आ रहा है और मजीद डिजिटल कार्स में भी ये इशू फेस करना पड़ेगा लोगों को। देखिए, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, उसमें तो आपकी रिलायबिलिटी नहीं होती, क्योंकि इंटरनेट जो है वो ओनली अ प्राइमरी सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया, वो पॉलिसी मेकिंग के अंदर अपना कोई रोल एप्लीकेशन लेयर के ऊपर वो काम ही नहीं करता। आपने ओएसआई लेयर्स पढ़ी होगी, हम फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, बस यहाँ पे आते हैं। और उसके बाद एप्लीकेशन लेयर में क्या हो रहा है वो बाढ़ में गया, हमें नहीं पता मतलब क्या करना है। टेस्ला के अंदर भी है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है वो कंपनीज की, देखें, एक लर्निंग का हर कंपनी को गुजरना पड़ता है उससे। टेस्ला उसको इम्प्रूव कर लेगा, यानी उससे ये नहीं होने लगा कि इंटरनेट में कोई मसला है, इंटरनेट ऑफ थिंग के डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम है। इट्स अ करंटली एक एप्लीकेशन लेवल पे एक इशू है कि उन्होंने जो डिज़ाइन सोचा था या उसके अंदर एक लिमिटेशन आ गई और वो अब फर्दर डिज़ाइन अगला लाएंगे। जहाँ तक आपने बात की एप्पल की, एंड्रॉयड की, तो उसमें ऐसा नहीं है। आई डिसएग्री विद वो, मेरे ख्याल अभी आप थोड़ा सा और काम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। एप्लीकेशन जितनी भी हैं वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी सपोर्ट करती हैं। एप्लीकेशन ओनर्स के साथ मार्केट, एंड्रॉयड की मार्केट है या एप्पल मार्केट है, वो क्लोज कांटेक्ट में रहती है, और जब वो नई अनाउंसमेंट्स करते हैं तो उसको 3 to 5 years बिफोर वो प्लान करते हैं, अनाउंस करते हैं, हमें पता होता है, हमें बताया। फॉर एग्जांपल सर क्या कहते हैं अपना, जैसे एक सर अपना प्ले स्टेशन 4 कंसोल और एक्सबॉक्स वन है जी सर। प्ले स्टेशन 4 आउट ऑफ बॉक्स सर आपका जो ब्लूरे है उसके साथ वो काम करता है। ऑन द अदर हैंड एक्सबॉक्स वन जो है उसको एक्सबॉक्स वन के सर्वर्स के साथ पहले ऑथेंटिकेट करेगा, फिर वो काम करता है सर। लॉगिन के बगैर वो काम नहीं करेगा, देखिए इंटरनेट कनेक्शन उस पर रुका ही रुका है। सही है, बिल्कुल सही है, आप दुरुस्त कह रहे हैं।
लेकिन वो मैं मैक्रो लेवल पे इस डिस्कशन में इसलिए नहीं जाना चाहता कि इसमें फैक्टर्स बहुत सारे हैं ना। जिस तरह अभी आपने एग्जांपल दी है तो मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने इस पर्टिकुलर इशू को चेक नहीं किया हुआ है, बट व्हाट इफ मैं एज अ कंपनी मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे ही हो, यानी मुझे अगर ऑथेंटिकेशन इसलिए लगानी है कि मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैंने सबको देना है, मैं उसको अपने कमर्शियल इंटरेस्ट में यूज़ करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं कंपनी हूँ ना, मैंने रेवेन्यू जनरेट करना है। तो अगर मैं कंपैटिबिलिटी ऑफर करूँगा तो आप ये देख लेना कि एप्पल की केबल डिफरेंट होती है, करने को वो सी टाइप केबल पहले दिन ही कर सकते थे, सारे एंड्रॉयड कर सकते थे, बट कंपनीज की स्ट्रैटेजी है ना। तो मार्केट खुद अपने लिए, जो कंज्यूमर है उसका जो बाइंग बिहेवियर है ना, वो खुद अपने लिए ये रास्ता बना लेता है कि जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो कंपनीज तो कंप्लाई कर देंगी वो सस्टेन कर जाएंगी। ऑन अ लॉन्गर रन क्या होगा, मसलन अगर से फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि एप्पल, नोकिया की एग्जांपल ले लें, नोकिया ने ये कहा कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्ट पे नहीं स्विच होना, हमने एंड्रॉयड नहीं लेना, हमने अपना भी डेवलप नहीं करना। आपको पता है कि किसी ज़माने में नोकिया जो है वो टेलीकॉम का दूसरा नाम ही नोकिया है। जैसे हम किसी ज़माने में बचपन में कहते होते थे कि जब सॉफ्ट ड्रिंक की बात करनी है तो पेप्सी ले आओ, अब वो कोका कोला हो गया। सो ये कमर्शलाइजेशन है, इसमें आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इससे आपके कैरियर्स में या टेक्नोलॉजीज़ में या ओवरऑल कोई मसला आएगा, बिकॉज सम टाइम वी डू इट इंटेंशनली, हम लिमिट करते हैं अपने कंपेटिटर को किल करने के लिए। नोकिया के साथ यही हुआ, उन्होंने सिम्बियन को इम्प्रूव नहीं किया और सिम्बियन ने मार्केट में रिस्पॉन्स नहीं किया। सोनी और ये बाकी सारे के सारे लगे हुए होते थे, इनका फ़ोन नहीं खरीदता था कोई, इंटरफेस अच्छा नहीं है और यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो फिर क्या हुआ, नोकिया चला गया मार्केट से। तो नोकिया ने नई कंपैटिबिलिटी ऑफर की, नोकिया ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, अब नोकिया इज गॉन। अब वो वापस आने की कोशिश कर रहा है फ़ोन मार्केट में, लेकिन मोबाइल पे जो है वो एंड्रॉयड और एप्पल दोनों ने जो है वो अपना बहुत बड़ा मार्केट प्लेस क्रिएट कर लिया। अब वहाँ पे उनके अपने कमर्शियल इंटरेस्ट भी हैं, जो जब आप इस लेवल पे आएंगे और कमर्शियल एंगल को भी सोचना शुरू करेंगे तो आपको ये मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि सम टाइम दे डू वांट टू मेक इट लाइक इट इज़। वो इसकी वो उनको चाहिए नहीं है। अभी आप देख लें, करीम को बाय कर लिया उबर ने। अच्छा, करीम उससे पहले जो है वो ये कर रहा था, बहुत सारे लोगों ने बात की, भाई आपको कैसे पता है कि करीम ये इसलिए नहीं कर रहा था कि वो चाहता था कि उबर उसको बाय कर ले? यानी करीम चाहते, हो सकता है ना ये चाहते, दराज को बाय कर लिया अली बाबा ने, तो दराज के जो ओनर हैं वो ये करते हैं कि वो कंपनीज फॉर्म करते हैं, उसको इस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं और फिर किसी वक्त आके एक बड़े बंदे को बेच देते हैं। सो दिस इज ओनली अ कमर्शलाइजेशन, इसमें टेक्नोलॉजी मसला नहीं है, या इस ये टॉपिक नहीं है कि टेक्नोलॉजी इसको एड्रेस करे ना। आईओटी के स्टैंडर्ड्स बनाने वाली जो पीछे ट्रिपल ई की या बाकी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, वो स्टैंडर्डाइज करती जाएंगी और एक लेवल आएगा कि आप उसको या तो वो मार्केट से एक नेचुरल एवोल्यूशन के प्रोसेस के तहत निकल के किसी और चीज़ से रिप्लेस हो जाएगा, और या फिर ये होगा कि वो अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्लेस बना लेगा। इंजीनियरिंग के लिए ये मसला नहीं है, इंजीनियर्स के लिए ये इशू नहीं होता, क्योंकि अगर वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा तब भी हमारे लिए अच्छा है। हमें तो बस स्टैंडर्ड को ही अपने आप को अपडेट करना ना कि अब स्टैंडर्ड फाइनली ये हो गया। और अगर वो मार्केट से आउट हो जाएगा तो जो दूसरी टेक्नोलॉजी उसको टेकअप करेगी हम उसके साथ अलाइन हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज आवर जॉब व्हाट वी डू। थैंक यू सर। जी जी बेटा नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है आपकी आवाज़। सर मैंने पूछना था आपसे कि ये दो फील्ड्स हैं, दोनों में नेटवर्किंग और लिनक्स जो है ये यूज़ होती है, एक साइबर सिक्योरिटी और एक क्लाउडिंग। जी तो मैंने पूछना था कि यानी कि इन दोनों के लिए नेटवर्किंग का और लिनक्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है इन फील्ड्स में जाने के लिए। जी तो इनमें से कौन सी फील्ड जो है, अगर यानी कि आपसे पूछा जाए कि क्लाउडिंग या साइबर सिक्योरिटी, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? सिक्योरिटी इज़ टोटली अ डिफरेंट फील्ड। सिक्योरिटी मसला ये है कि हम तो एक तरह से उसको ज़िद समझते हैं, अपोजिट समझते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सिक्योरिटी के ऊपर काम नहीं करते ज़्यादा। यानी जितनी भी हमारी सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री है वो सिक्योरिटी को एज अ प्रोडक्ट समझ के बेचती है। हम उसके अपने नेटवर्क, क्योंकि हम जो नेटवर्क
पॉइंट करते हैं, उनको सिक्योर करते हैं, बट वो कस्टमर के लिए सिक्योर नहीं करते। यानी पीटीसीएल के ऊपर अगर आपका लैपटॉप चल रहा है तो पीटीसीएल का मसला नहीं है कि वो सिक्योर करेगी, वो अटैक आएगा, उसका काम है कि जो ट्रैफिक आ रही है आइदर अटैक और नॉट, वो विदाउट चेक किए हुए मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर आपको डिलीवर कर दे और शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के जरिए डिलीवर कर दे ताकि उनका नेटवर्क चोक कम हो। तो वो अटैक भी आएगा तो वो आपकी तरफ डायरेक्ट कर देंगे, दिस इज अवर जॉब। सो नेटवर्क इंजीनियर्स अमूमन अपोजिट होते हैं सिक्योरिटी के, बट सिक्योरिटी, जब आप सिक्योरिटी की, अभी आपने बात भी की साइबर सिक्योरिटी, तो जब आप सिक्योरिटी में आएंगे तो सिक्योरिटी में भी डिफरेंट कैरियर ग्रेड्स हैं। जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी एक अलग, वो बिल्कुल ही अलग कहानी है। तो आप सीसीआई करेंगे सिक्योरिटी में, या जूनिपर की या हवावे की सर्टिफिकेशन करेंगे सिक्योरिटी में, तो वो नेटवर्क की सर्टिफिकेशन है सिक्योरिटी की। आप उनकी फायरवॉल्स के ऊपर और उनकी वो डिवाइसेस पे जो मसलन डीप पैकेट इंस्पेक्शन आपको देती हैं, या पैकेट इंस्पेक्शन के साथ पैकेट प्रिवेंशन जिनको आईपीएस कहते हैं, तो वो प्रिवेंशन सिस्टम, डीपीआईज, या आपको जो है वो आईडीएस वगैरह आपको देती हैं। इसके अलावा एंटीवायरस हैं जिसको कॉर्पोरेट लेवल पे नेटवर्क में आप डिप्लॉय करते हैं, जो कि मलिशियस कोड को या पैकेट पैटर्न्स के जरिए उनको देख लेते हैं। सो दिस इज व्हाट दिस इज एक्चुअली अ नेटवर्क सिक्योरिटी। बेसिक सिक्योरिटी के बाद आप नेटवर्क सिक्योरिटी में आ गए। फिर एक एरिया है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। जैसे ये आते हैं कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन आ गई है, या आपने कोई रैकल का सिस्टम लगाया, उसके अंदर कोई ऐसी आ गई, डीएनएस का कोई बाइंड के अंदर बड़ी आती रहती हैं फेमस किस्म की कि जी ये लूप होल था और इसके ज़रिए ये जो वो आया था अभी फेमस रैंसम वेयर के नाम से एक वायरस आया था, वो भी इसी तरह ही था। सो ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी वो है जो कोड, और मसलन अब हम चूँकि डेवलपमेंट करते हैं तो हमारे पास एक डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी का, जो कि जब हमारे डेवलपर कोड लिखते हैं तो वो वेरीफाई करते हैं कि ये कोड ब्रेकेबल तो नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो एथिकल हैकर होते हैं, वो उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में और फिर अनकंट्रोल्ड प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट में, दोनों में इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स। सो वो ये यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं डेवलपर्स को कि यार आपके कोड में ना यहाँ यहाँ मसला है, इसको ठीक करें। फिर वो ठीक होता है, फिर दोबारा जाता है, जन फाइनली जब वो टेस्ट क्वालिटी कंट्रोल का पास करता है तो फिर हम कस्टमर को या ऑपरेटर को देते हैं। तो ऑपरेटर हमारा कोड उसी वक्त किसी भी एप्लीकेशन का हमने ये करना होता है, क्योंकि ऑपरेटर में जीएमएलसी लगा हुआ है। अगर हम देते हैं कोई लोकेशन के लिए और वो सिक्योरिटी, तो ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, इट्स नॉट नेटवर्क सिक्योरिटी। फिर साइबर सिक्योरिटी में ये वेब के ऊपर, वेब एप्लीकेशंस के ऊपर, ऑनलाइन सिस्टम्स के ऊपर बहुत बड़ा, मुझे मतलब मैं आई एम नॉट अ सिक्योरिटी गाय, सो मुझे उसका बहुत अच्छी तरह आइडिया नहीं है, बट बेसिक मैंने इतना पता है। अच्छा, सिक्योरिटी में भी यही होता है जो नेटवर्क्स में होता है। बेसिक एक जॉब आते हैं, करते हैं, फिर उसके बाद उसमें अपने कैरियर के हिसाब से प्लान करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग स्टेप वाइज पहले एप्लीकेशन सिक्योरिटी में काम करते हैं और नेटवर्क सिक्योरिटी में काम करते हैं और फिर दूसरे कैरियर में स्विच करते हैं, यानी दूसरी टाइप ऑफ, और फिर फाइनली आप किसी स्टैंडर्ड्स में। सिक्योरिटी में जो एक अच्छी चीज़ है वो है डिफाइंड आर्किटेक्ट की पोजीशन। आई गेस CISSP है या इस तरह का एक उनका है टोपड्रामा सा। तो उसमें अब स्टेट बैंक की रेगुलेशंस हैं कि हर बैंक ने वो इतने इंजीनियर सिक्योरिटी के रखने हैं। तो अब होता है क्या है कि रेगुलेशन पूरी करने के लिए उनको सिक्योरिटी के इंजीनियर रखने पड़ते हैं। तो वो करते हों या कुछ ना करते हों, लेकिन सैलरी तो ले रहे हैं और कैरियर बनने की ऑप्शन तो उनके पास है, क्योंकि बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम काफ़ी ज़बरदस्त होता है। तो एंटरप्राइज के अंदर डेफिनेटली जो सिक्योरिटी है वो है। हमारे पास सिक्योरिटी एज अ प्रोडक्ट आती है नेटवर्किंग के लोगों के पास। मसलन अभी आर्बर का एक सिस्टम हमने डिप्लॉय किया है डॉस प्रोटेक्शन के लिए। तो ये डॉस या डीडॉस आपने सुना होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, कि आपकी कोई सर्विस चल रही है उसको बंद करने के लिए कोई पूरी दुनिया के छोटे कंप्यूटरों में छोटे छोटे वायरस डाल देता है। फिर वायरस आपसे पूछते रहते हैं और एक दिन रात को क्या होता है, अचानक आप उनको कहते हैं कि वाइट हाउस की साइट बंद कर दो, या पाकिस्तान की कोई अदारे की इलेक्शन कमीशन की साइट बंद कर दो। तो उसके ऊपर क्या होता है कि अटैक क्या है कि नॉर्मल वो पूरी दुनिया के लाखों कंप्यूटर उस वेब सर्वर से उस साइट को खोलना शुरू कर देते हैं। अब वो साइट खोलते तो है, रिक्वेस्ट तो भेजते हैं कि साइट खोलो, लेकिन उसके जवाब में खुद कुछ नहीं करते, खुद गायब हो जाते हैं। अच्छा, वो इसको स्पूफ कहते हैं, अपने आईपी को, सोर्स को स्पूफ करके, यानी अपने सोर्स को हाइड करके रिक्वेस्ट भेज देना, और फिर उसके बाद सर्वर साइड से उसका जवाब जब आता है तो वो तो किसी फेक आईपी की तरफ जा रहा होता है।
अब सर्वर अपनी साइड पे पोर्ट ओपन करता है, एक चाइल्ड एक प्रोसेस करता है, 65,536 पोर्ट्स हैं हमारे पास, वो जब 65,000 पूरी हो जाती हैं तो डिनाइल ऑफ सर्विस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो लेजिटिमेट यूज़र है उसको नहीं मिलेगा। सो इसके लिए इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। हमारी जान जाती है नेटवर्क इंजीनियर्स की इस डॉस अटैक से, क्योंकि ये कमबख्त इस किस्म का अटैक होता है। बाकी तो हम अपने कस्टमर की तरफ चला देते हैं, वो तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन ये प्रोसेसिंग दरमियान में हमारे राउटर और हमारी डिवाइसेस की इतनी हाई कर देता है कि फिर सिस्को इस वजह से मार खाता है और जूनिपर इस वजह से है, क्योंकि उनका कंट्रोल प्लेन जो मैं आपको बता रहा था शुरू में कि बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, तो डेटा प्लेन अलग होता है तो वहाँ से वो गुजर जाता है, जबकि सिस्को में मसला करता है उनका ई CPU होता है। कुछ प्लेटफॉर्म में अब उनका भी डेटा प्लेन अलग होता है, वहाँ पे भी अच्छे प्लेटफॉर्म आ गए। सो ये जो है ये मसले इस तरह के आते हैं, तो सिक्योरिटी एक टोटली सेपरेट फील्ड है। और यस मसला ये है कि अगर आप सिक्योरिटी पे काम करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि नेटवर्क कैसे चलते हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि हाउ वुड यू वर्क दैट, क्योंकि जिस चीज़ को आपने सिक्योर करना है, जिस चीज़ से अटैकर ने आना है, यानी आपके दुश्मन ने जिस रास्ते से आना है, अगर आपको उसका पता नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप इशू में जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको पहले नेटवर्क्स में बहरहाल काम करना पड़ता है, फिर ही आप सिक्योरिटी पे कुछ काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी साइड पे क्लाउड का जो है वो, यानी कि आप इसमें से कौन सा प्रेफर करेंगे, सिक्योरिटी वाला या क्लाउडिंग वाला? भाई ये तो आपको अपने ससुर से पूछना चाहिए, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि शादी तो आपने वहाँ करनी है। ये तो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है ना कि आपने, देखें आप, मेरा पैसों के मामले में रवैया ये होता है कि अगर आप पंक्चर लगाने की दुकान भी बना लेना, तो मैं जब कैरियर में 1998 में मैंने स्टार्ट किया ना, तो एहसन सलीम खान थे मेरे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। एक दफ़ा मैंने, सीनियर थे मुझसे, तो मैंने उनसे पूछा कि सर मैं नेटवर्क्स में काम करता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा, पैसे शैसे अच्छे नहीं हैं, तो मैं कोई यूनिवर्सिटी में बड़ा अच्छा प्रोग्रामर था, मैं प्रोग्रामर ना बन जाऊँ। तो उन्होंने मुझे कहा यार ये तुम मोटरसाइकिल चलाते हो, ये पंचर कहाँ से लगवाते हो? मैंने कहा सर ये बरकत मार्केट में ना कोने में बंदा बड़ा अच्छा बैठा हुआ है, वो वहाँ से लगाता हूँ। कहते हैं बाकियों में क्या मसला? मैंने कहा मुझे डर लगता रहता है, कोई पिन मार के ना वो ऐसे ही पंचर कर देते हैं, तो दो करने हैं, और ये जब लगाता है तो मोटरसाइकिल ज़रा ज़्यादा देर तक चल जाती है। कहते हैं कभी फर्नीचर खरीदा? मैंने कहा सर खरीदा है थोड़ा बहुत। तो कहते हैं कौन है लाहौर में? अच्छा, मैंने कहा जी फलां फलां है। तो कहते हैं देखो यार मसला ये है कि जब आप ऑन द टॉप है ना, टॉप पे जगह हमेशा खाली होती है। आप किसी फील्ड को चूज कर लें, आप ये सोच लें कि मैंने इसकी टॉप पे जाना है, देयर इज ऑलवेज, जो इस वक्त इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में हम कहते हैं यार, वो आपने एक बंदे का नाम है मुझे भूल जाता है, वो सिक्योरिटी में बड़ा मशहूर है, सोशल मीडिया फिगर ही है वो। तो हम नेटवर्क वाले बैक एंड पे काम करते हैं, तो हमारी इतनी मशहूरी ज़रा नहीं होती, लेकिन नेटवर्क में जो टॉप पोजीशन पे बैठा होगा, जो जो जिसको कंपनीज कहती हैं यार ये ज़बरदस्त इंजीनियर है ना, देखें उस, वो सबसे पाकिस्तान में बेस्ट इंजीनियर है। जेफ डॉयल की बात कर लें, दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर है ना। स्कॉट मॉरिस की बात कर लें, विंड सर्फ की बात कर लें, जिसने इंटरनेट बनाया हुआ पूरा का पूरा, उनसे ऊपर भी तो लोग जा रहे हैं ना। तो उनसे ऊपर जगह खाली है, जो उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, जो उनसे ज़्यादा ऊपर चला जाता है, जो उनसे ज़्यादा स्किल्ड होता है, वो उनसे ऊपर आ जाता है। आप लाहौर का देख लें कि जो सबसे ज़्यादा पंचर लगाने वाला ना, वो भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि उसकी क्लाइंटेज बहुत अच्छी होगी, उसके पास लोग आएंगे, दूर दूर से लोग आएंगे, यार है मुंडा बड़ा चंगा है। जो अच्छी मिठाई बनाता है वो भूखा नहीं मरता, जो अच्छा फर्नीचर बनाता है, तो आपने टॉप पे जाना है। साइबर वो हमारे तो मसले ये होते हैं कि रिश्तों के इश्तेहार आते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि जी डॉक्टर इंजीनियर, ब्रैकेट में आगे लिखा होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ माजरत से। मैंने कहा शुक्र है हम नेटवर्क वाले बच गए हैं, शुक्र है हमारा पता नहीं है किसी को, वरना हमारे भी ऐसी ही ख़राब हो जाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इंटरनेशनल इंडस्ट्री में बड़ी रिस्पेक्टफुल पोजीशंस पे हैं। साइबर क्लाउड के अंदर इट्स सेम थिंग, यानी अगर आप पैसों के हवाले से मुझसे पूछें, मैंने अभी आपको बताया, अभी टेलीनॉर में अली बाबा का क्लाउड लगा है, जो टेलीनॉर इजी पैसा का साइट है ना, उसमें टेलीनॉर ने अपने आप को अपग्रेड करना था, तो अली बाबा ने वो प्रोजेक्ट विन किया। अच्छा, उसमें एक लड़का जो मैंने ट्रेन किया हुआ था, उसकी जॉब हुई वहाँ पे, उसको 3.5 लाख रुपए वो पे करते हैं। वो छोड़ के गया तकरीबन 1,80,000 की जॉब, तो क्लाउड के अंदर वो 3.5 लाख, मेरे ख्याल अच्छी अच्छी जॉब है, मतलब अच्छी मेडिकल है, पैसे हैं, गड्डी मिली हुई है,
काम अच्छा है, अली बाबा की इंटरनेशनल टीम के साथ काम कर रहा है, उसका प्रोफाइल इंटरनेशनल बन रहा है, 1.5 साल वो इसमें 2 साल लगा लेगा, गूगल फेसबुक जैसी कंपनीज उसको मतलब वो एक्सपीरियंस उसका हो जाएगा उस चीज़ के लिए, तो वो वहाँ पे स्विच कर लेगा, किसी भी मुल्क में जाके बताएगा मैंने अली बाबा के क्लाउड पे काम किया था, टेलनॉर जैसी में, इजी पैसा। सो मोबाइल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस उसको मिल रहा है। सो आप ये देखें कि क्लाउड है, ये क्लाउड की इंडस्ट्री है। उसके मुकाबले में सिक्योरिटी क्विकर सोल्यूशन है मेरे पास, यानी कोई बंदा सिक्योरिटी का मुझे ला दे, अभी मुझसे $12,000 की तनख्वाह ले लें आप। क्यों? सिक्योरिटी में क्या हो रहा है, नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर जूनिपर सिस्को वर्ड वर्ड बंदे नहीं हैं। अब दोनों केसेस एक जैसे ही हैं, क्लाउड में भी और उसमें भी। सिक्योरिटी वालों को JNCI करने में बहुत मुश्किल होती है, सर्टिफाई होना सिक्योरिटी के अंदर बहुत मुश्किल है। क्लाउड की जॉब आपको आराम से मिल गई, लेकिन सिक्योरिटी की जॉब आराम से मिलेगी नहीं। लेकिन जब मिलेगी तो 12,000, 13,000, 14,000 यूरो की जॉब है, और आपको जो है वो घर से लेके वो क्लीन बिछा के लेके जाएंगे और पे करते हैं। मतलब कोई मेरा दोस्त ऐसा नहीं है जिसने जूनिपर की JNCI किया हो और इस वक्त $10,000 से नीचे बैठा हो, एक भी नहीं है। आप मेरे लिंक्डइन पे चले जाएं, उसमें जिशान है, वो सिक्योरिटी में काम कर रहा है, वो देख लें, अभी मोबाइली के साथ काम कर रहा है, उसकी 12-13 हज़ार यूरो प्लेन टेक होम है टैक्स के बगैर, क्योंकि दुबई में तनख्वाह ट्रांसफ़र होती है, तो दुबई में अभी तक उसकी सैलरी टैक्सेबल नहीं हुई, हालांकि वैट लगने वाला है वहाँ पे भी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो जितने सिक्योरिटी के आप एक्सपर्ट देख लें, यानी मेरी प्रोफाइल में जाके देख लें, सब $10,000 से ऊपर बैठे हुए हैं, आई कैन टेल यू। सो अब वो आप देख लें कि वो इस मार्केट में इतनी ज़रूरत होती है बंदों की, क्योंकि 4-5 कंसल्टेंट तो सिक्योरिटी के हर जगह पे चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में भी आ रहे हैं। अब सऊदी अरब की यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो 50 गिग पे कनेक्टेड है, उनमें जो फायरवॉलें लगी हुई हैं वो $1 मिलियन की होती हैं। अमीर लोग हैं वो लगा सकते हैं। अच्छा, अब वो करना उन्होंने कुछ है या नहीं है, जॉब उनके पास है उन्होंने, क्योंकि वो अरब तो नहीं वो फायरवॉल चलाएंगे, जूनिपर की 5800 सीरीज दुनिया की सबसे बड़ी फायरवॉल है। अब वो कौन चलाएगा? वो चलाने के लिए जो बंदा चाहिए वो फिर 10-12 हज़ार यूरो सैलरी भी लेगा। इसी तरह जो एयरपोर्ट तक हैं, दुबई एयरपोर्ट के ऊपर 300 से ज़्यादा जो है इस वक्त नेटवर्क इंजीनियर्स और सिक्योरिटी के कंसल्टेंट काम करते हैं, जो कि उनकी कनेक्टिविटी को और वायरलेस को और अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए और अटैक्स रोकने के लिए, और जहाज़ों के जितने ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, उनके डेटा सेंटर्स हैं, वो मतलब एक ह्यूज नेटवर्क है जो अटैच है सिर्फ एक एयरपोर्ट के साथ, उसके ऊपर इतने सारे लोग काम करते हैं। सो ये तो अब आप बता सकते हैं कि आपके ससुर को कौन से वाली साइड पसंद है और आपको कौन सी पसंद है। पैसा दोनों में बराबर है, दोनों में एक जैसा है और दोनों में अपॉर्चुनिटी एक जैसी है। हम ये नहीं कह सकते कि उसका स्कोप नहीं है ना, जो स्टूडेंट अपना वर्ड यूज करते हैं। ठीक ठीक, थैंक यू सर। बेटा एनीवन एल्स? और किसी का क्वेश्चन है बच्चे? सर मेरा नहीं, ख्याल के कोई और क्वेश्चन है किसी का? सर थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का। आपने बच्चों को माशाल्लाह इतनी अच्छी नॉलेज दी है और फायदा भी बच्चों को इंशाल्लाह जरूर हुआ होगा। सर व्हाट अबाउट के आप अभी इस्लामाबाद बेस्ड हैं या लाहौर बेस्ड हैं अभी? नहीं, मैं हूँ तो इस्लामाबाद बेस्ड। उसकी रीज़न ये है कि सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री सारी है ही इस्लामाबाद में। एक भारत वतीन का ऑफिस था किसी ज़माने में लाहौर के अंदर, तो आना जाना थोड़ा सा ज़्यादा होता था हमारा, या मैं रुक भी जाता था। लेकिन जब से वो भी ख़त्म हुआ है तो आपको पता है कि अब जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है वो सारे इस्लामाबाद में। सो फिर मैंने घर मेरा जो है वो भी इस्लामाबाद में ही है, लेकिन मैं लाहौर अप्रॉक्सीमेटली वीक में या फोर्टनाइटली 1-2 चक्कर मेरे लग जाते हैं। कोई ना कोई कस्टमर होता है, कोई ना कोई एक्सपेंशन चल रही होती हैं, कोई ना कोई इश्यूज होते हैं, क्योंकि बहरहाल सर्विस प्रोवाइडर के भी हब जो हैं, हेड ऑफिस तो यहाँ पे हैं लेकिन हब जो है MSCs है वो सारी लगी हुई हैं। तो डेल्टा हमारे लाहौर से कंट्रोल होते हैं सारे के सारे, जो अक्रॉस द कंट्री कनेक्टिविटी है, तो वो चक्कर तो ज़रूरी लग जाता है। तो वो ऐसे ही बस जॉब इस एज में सर यही होता है कि वो आपको पता नहीं होता है कि आपने कहाँ पे होना है, तो आप कभी लाहौर हैं तो कभी इस्लामाबाद हैं, कभी कराची हैं। भाई तो मेरा ये था कि अगर आपको कभी लाहौर चक्कर लगे तो जितना भी हमने आपने बच्चों को भी माशाल्लाह ये जितनी भी नॉलेज दी है, तो व्हाई नॉट बच्चों का ये थोड़ा सा एक छोटा सा सेशन जिसमें बच्चों का ऑन हैंड एक्सपीरियंस भी इस चीज के ऊपर हो जाए, ताकि वो चीजें हम उनको बता तो देते हैं लेकिन वो चीजें तभी अंडरस्टैंड होती है जब बच्चे एक दफा उसको खुद से बेसिक लेवल की चीजें हो, ताकि बच्चों को पता चले कि बैक एंड पे बेसिकली क्या हो रहा है।
जी बिल्कुल। और मैं आपको इसमें इंशाल्लाह ताला मैं जब आऊँगा तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। ठीक है सर। अभी हमारे पास जो है ना वो बहुत सारे यूज़ केस होते हैं। जैसे मैंने ठीक आपको है। बताया कि से फॉर एग्जांपल हम अपाची की एक एक्सरसाइज रख सकते हैं वेब की, के एक स्टूडेंट को ये बताने के लिए कि उसने एक वेब सर्वर के ऊपर 1 लाख साइट्स का लोड आना है। उसने एक वेब सर्वर ठीक। बना लिया। वेब सर्वर अपाची तो यूट्यूब देख के सारे ही बना लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो चल तो जाता है, लेकिन वो जब 10 साइट उस पर रिक्वेस्टें आती हैं या 5-10 ब्राउज़र उसको ओपन करते हैं तो वेबसाइट बैठ जाती है। इसकी बिल्कुल सबसे बड़ी एग्जांपल है वो हमारे जो मैट्रिक के और फेडरल बोर्ड के लतीफ़े होते हैं ना। पता नहीं कौन दुनिया के वो अजीम लोग हैं, मुझे वो मिल जाएं तो मैं उनके हाथ पैर चूमूं और मैं पाँव धो के पीऊं। वो सारा साल उस साइट को कोई नहीं खोलता। जिस दिन रिजल्ट आना होता है उस दिन उस साइट ने खुलना होता है और उसी दिन वो बंद होती है। बिल्कुल सर। ठीक है। अच्छा, ये बेसिक टीसीपी का रूल है कि यार टीसीपी कनेक्शन आपका बनना है, 65,000 पोर्ट्स हैं आपके पास, तो आप एक छोटा सा उसको लोड बैलेंसर लगा लें, ओपन सोर्स एचए प्रॉक्सी पड़ी हुई है, दो बिल्कुल आपके सर। पास सीपीयू लग के एक वीएम बन जाती है जिसपे वो आप चला लें और लोड डिस्ट्रीब्यूट कर लें। पीछे अपाची एक नहीं लगाया हुआ, 8-9 मतलब को बेसिक ही कर लें यार। तो 1 लाख क्या 50 लाख रिक्वेस्टें भी आती जाएंगी तो एक दिन के लिए आपने वीएम्स प्रोविजन करनी है ना। पता नहीं वो सही कौन है। अजीम लोग हैं जो ये करते हैं और अब इतने कंसिस्टेंट हैं कि किसी बिल्कुल। साल उन्होंने हमारी उम्मीदों पे मतलब वो पूरे ना उतरे हों। हर साल हमें उम्मीद होती है कि साइट डाउन होगी और जिस दिन बच्चे का रिजल्ट देखना हो वो डाउन होती है। तो सर ये तो बात करें ना अभी की, मैं 2001 से बात कर रहा हूँ। मैंने 2001 में अपना मैट्रिक एफएससी किया था, 2003-5 में भी यही था, तो 15-16 साल पहले भी ये हाल था, अभी भी यही हाल अभी है। हाल यही है। अभी आप देखेंगे पिछले 2 साल से या 1.5 साल से हम में से किसी ने इलेक्शन कमीशन की साइट नहीं खोल के देखी। खोलेंगे तो बिल्कुल चल सर। रही होगी। 2 साल बिल्कुल बाद जिस दिन इलेक्शन होना है उस दिन नहीं चलनी वो। ठीक है। बिल्कुल सर। अच्छा, अब ये कॉमन बिजनेस केस है ना, यानी हमारे पास ये कॉमन बिजनेस केस आता है कि अब हमारे पास क्या होता है कि ईद पे ये सूरत हाल पैदा होती है कि ईद पे बहुत सारे लोग ना मैसेजेस भेजते हैं। मैं आपको टेलीकॉम की एक कॉमन एग्जांपल बताता हूँ कि ईद पे मैसेज भेजते हैं लोग एसएम। अब आप अगर 4-5 साल पहले याद करें तो ये टेलीकॉम में भी ये होता था कि जैसे ही ईद का दिन आता था तो नेटवर्क जो है कंजेशन में जाना शुरू हो जाते थे। अब बिल्कुल क्लाउड सर। ने और वर्चुअलाइजेशन ने इसको इतना सिंपल कर दिया है। अब हमने सिर्फ करना भी कुछ नहीं होता, हमने पब्लिक हॉलीडेज के अकॉर्डिंगली पॉलिसीज कन्फिगर की हुई हैं कि हमारे जो फंक्शंस हैं वो क्लाउड पे स्केल करते हैं। तो अगर ईद आ रही है तो हमें पता है कि 60% वेट इंक्रीज करना है, तो वो 60% वेट एक दिन के लिए मशीनें शिफ्ट ऑटोमेटिकली कर लेती हैं कि एसएमएससीज के लिंक डबल हो जाते हैं, एसएमएससीज की नोड प्रोसेस करने के लिए एसएमपीपी की आपके पास कनेक्टिविटीज हो जाती हैं। इंटरऑप है, उसमें मोबलिंक से मैसेज आना है टेलनोर की तरफ तो दरमियान की कनेक्टिविटी डबल हो जाती है। वो एक दिन होती है, उसके बाद अगले दिन ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाती है और हमारी जो कॉस्ट होती है वो 24 आवर्स के लिए। पहले मसला ये होता था कि वर्चुअलाइजेशन इतनी आम नहीं थी और हमें क्या करना पड़ता था, फिजिकल लिंक इस्टेब्लिश करने पड़ते थे, फिर उस पर कन्फिग्रेशन डालनी पड़ती थी, टेस्टिंग का एक पूरा सीन चलता था। फिर ये टेंशन होती थी कि इसको मेंटेन करेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि इंटरऑप में चार्जेस हैं। अच्छा, अगर शट डाउन करेंगे तो हर दफ़ा नया बनाना पड़ेगा। तो फिर ईद आ रही है, कभी शबरात आ रही है, कभी मिलाद आ रहा है, तो उसका अब हल वर्चुअलाइजेशन ने देखें कितना आसान कर दिया। पीछे सिंपली जाओ, पॉलिसी कन्फिगर करो, उसको बहुत 10 वीएम नहीं लगा देना, वो वही वीएम का इमेज उठाता है, उसको स्पिन करता है, या कंटेनर बना हुआ आपके पास कंटेनर स्पिन कर देता है, उन कंटेनर्स के दरमियान में अपनी ही बन जाए। तो स्टूडेंट्स को ये सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हम करवा सकते हैं, उनके सामने R&D के लिए मतलब ला सकते हैं ये चीज़ें कि बेसिक कॉल कैसे इस्टेब्लिश होती है। मसलन एस्ट्रिक है, वो वॉइस ओवर आईपी का एक फ्री सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप 2 एक्सचेंजेस बनाएं और स्टूडेंट को ये डेमोन्स्ट्रेट कर दें कि लाहौर से कॉल इस्लामाबाद आप 051 डायल करते हैं, तो जब 051 डायल करते हैं तो क्या होता है, और फिर आगे 3 नंबर डायल करते हैं तो क्या होता है, और आगे क्या होता है, और लॉग्स में बच्चा देख ले कि अच्छा जी ये दरमियान में हमने एक ट्रंक बनाई थी, और वो फ्री है सारे, मतलब वीएम्स के ऊपर बन जाते हैं। तो वो लैब्स हैं जो एक्चुअली हम करवाते भी हैं, अपने जो इस्टेब्लिश करते हैं हम ट्रेनिंग्स में बेसिक नेटवर्क्स की, और या हम ट्रेनिंग देते हैं सिस्टम्स की या टेलीकॉम की, तो उसमें हम ये करवाते हैं कि हम 50 लैब्स, मैंने मतलब स्टैंडर्ड हमारे इंजीनियर्स हैं जो इंडस्ट्री के, वो 21-22 सालों में हमने देखा कि ये 50 लैब्स जिन्होंने कर ली हैं ना, वो ऑलमोस्ट हर तरह के फ्लेवर में गुजर जाते हैं।
उनको बिल्कुल। मीडिया हैंडल करना आ जाता है, वो अगर कोई मैक एड्रेस की वजह से मशीनें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन फेलियर में जा रही हैं क्योंकि वर्चुअलाइजेशन में मैक एड्रेस वर्चुअल होते हैं, तो बच्चों को ये बिल्कुल। पता ही नहीं होता कि यार ये पहले तो नेटवर्क कार्ड पे फिजिकल मैक एड्रेस बर्न हुआ होता था, तो अब वर्चुअली तो हमने खुद असाइन किया हुआ तो वो किसी ने डुप्लीकेट कर दिया, तो अब सही उसको है। पता ही नहीं है। मतलब अब वो ओएसआई लेयर जो पहले किताबों में पढ़ते थे, अब उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पुराने स्टूडेंट को समझनी बड़ी मुश्किल थी। वो कहता था ये चलता कहाँ है मॉडल, मुझे समझ ही नहीं आता कि ये मैंने देखना कहाँ है। अब तो सही आपको बात। चलता हुआ नजर आ जाता है वो कि आपने फिजिकल पे जाना है। सेम इसी मेन तरह मेन चीज सर हमारे पास यही है ना कि बच्चों को हम अभी भी थियोरेटिकली जो हम बच्चों को पढ़ा रहे थे बहुत सही लेयर तो पढ़ा देते हैं, जो उसकी मेन वर्किंग है ना कि कहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और किस तरह हो रही है, अगर बच्चों एकदम वो चीज पता चल जाए ना तो आई थिंक ये जो पूरा ओएसआई लेयर मॉडल है वो किसी भी बच्चे के लिए समझने में फिर भी मुश्किल ही नहीं होगी। ऐसे ही सर, बिल्कुल ऐसे ही है। जब बच्चा आप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है, ये मतलब बच्चों को रियलाइज नहीं होता बट हमें होता है। हमने फास्ट को, नस्ट को और बाकियों को क्लोजली ऑब्जर्व किया है 21 साल कि अगर इनको हम एप्लीकेशनें पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम क्या निकलती है। आपको याद होगा फास्ट ने किसी जमाने में रैकल शुरू कर दी थी पढ़ानी। अच्छा, अब वो बिल्कुल। मसला ये हुआ कि एक ही डेटाबेस पढ़ा सकते थे, वो एप्लीकेशन पढ़ानी शुरू कर दी, स्टूडेंट खुश हो गया कि जी फास्ट में बड़ा होता है। प्रॉब्लम क्या हुआ, मार्केट में सारे का सारा ओपन सोर्स माईसीक्वल चलता था। लड़का ट्रेन होके आ रहा है रैकल में, कंपनी पूछ रही है माईसीक्वल का एक्सपीरियंस है, डेटाबेस का है, वो कहता नहीं है। सो स्टिल आई बिलीव कि किसी को रैकल या माईसीक्वल पढ़ाने की बजाय डेटाबेस पढ़ा देना काफी है। अच्छा, अब वो जब डेटाबेस पढ़ के आएगा ना तो उसको बेसिक्स पता है, आगे सिंटेक्स है वो कोई मसला नहीं होता क्योंकि सीक्वल सबका सिंटेक्स सेम ही होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट को पाथ जो मुश्किल वाला है वो है थोड़ा सा ये खुश्क या ड्राई, लेकिन लेना यही होता है। तो जब वो इंडस्ट्री में आता है तो हमारे पास एग्जैक्टली यही होता है कि हम अब किसी बंदे से पूछते हैं ना तो हमारे जो रियल लाइफ है उसमें नजर आ रहा होता है कि यार ये लेयर 2 का मसला है, भाई तू इसको ट्रबल शूट ही क्यों, तूने कमांड ही वो क्यों दी है जो लेयर 3 से है। मसलन एक ट्रेस कर रहा है एक लड़का, तो हमें पता है कि वो ट्रेस रूट आईसीएमपी के ऊपर चल रहा है और वो लेयर 3 का प्रोटोकॉल है, तो भाई तूने ट्रेस रूट क्यों चलाया, इसका मतलब है तेरी कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। सो दिस इज सो मच इम्पॉर्टेंट कि अब हमारी नेचुरल जो होती है, तो इंटर्नशिप पे बेसिक में ये होता है कि ओएसआई लेयर को प्रैक्टिस करवाया जाता है और उसकी माइंड में डाला जाता है कि तूने अपने जेन में प्रॉब्लम सोचनी है जो तुझे कंप्लेन मिली है कस्टमर की तरफ से, और तूने उसको इमेजिनेट करना है कि अच्छा इमेजिनेशन में कंप्यूटर का सीपीयू किधर फंसा हुआ होगा, क्यों वो इस मैसेज को डिलीवर नहीं कर सका। तो अगर आप वो पता है उसको कि यार लेयर 2 पे आर्प ने ऐसे करना था, पहला स्टेप ये होना था, मुझे यहाँ से ये चीज़ पता चलनी थी, फिर उससे आगे मैंने ये करना था, अगर मुझे ये पता चल गया तो मुझे पता है कि ये इस लेयर का मसला है और इस लेयर का मसला है तो ये वाली चीज़ मैंने ट्रबल शूट करनी है। अब वो तो दूसरी लेयर का पार्ट है, वो ट्रबल शूट तो होना नहीं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू लिया AWS में बैठ के कुछ स्टूडेंट्स का, तो AWS अपने इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन पूछती है ना वो ये पूछती है सिंपल। उनके 8 इंटरव्यू होते हैं जब वो अमेजोन किसी बंदे को ऑनबोर्ड करती है, जुनिपर भी 8-7 इंटरव्यू, या गूगल है वो इंटरव्यू करती है अपने लोगों को। तो वो बेसिक सवाल क्या पूछते हैं कि जी आपको एक कस्टमर की कॉल आई है और वो कह रहा है कि मैं आपके सर्वर से डाउनलोड कर रहा हूँ, सिंपल एक कनेक्शन है, तो मुझे डाउनलोड जो है वो स्लो मिल रहा है, आप क्या चेक करेंगे सबसे पहले। अच्छा, अब वहां पे आपने ये नहीं बताना उनको कि मैं ये कमांड दूंगा, प्लेटफॉर्म कौन सा है, वो कहते हैं कॉन्सेप्चुअली आप ये बताएं कि आप पहला सवाल क्या पूछेंगे। अच्छा, वो ये भी नहीं कहते कि हल बता दें, वो कहते हैं हमें जवाब से इंटरेस्ट ही नहीं है, आप ये ना बताएं। वो पाकिस्तानी जो अच्छे इंजीनियर होते हैं वो इतने फास्ट होते हैं कि वो, हमारे एक इंजीनियर ने उन्होंने पूछा एक राउटर है वो 80 सेकंड के लिए जो है ना वो कनेक्टिविटी में आ जाता है, फिर उसके बाद जो है वो आउट हो जाता है, तो कुछ सेकंड तक वो फिर रहता है, फिर उसके बाद एक्सेस होना शुरू हो जाता है, तो क्या आप क्या सवाल पूछेंगे। वो इंजीनियर भाई जो था मेरी तरह वो जोशीला इतना था, उसने कहा ला दसो, उसने कहा ये RSTP का मसला है। तो हमने उसको पूछा कि यार तू अल्लाह के बंदे को ट्रबल शूट करने के लिए अगला सवाल तो पूछ लेना कि कस्टमर हो सकता है कि कुछ और मसला हो। उसने कहा सर 80 सेकंड में डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में लेयर 2 पे RSTP के अलावा कोई प्रोटोकॉल सिंक नहीं होता। इतना एक्सपीरियंस बंदा वो अमेजोन में सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ। अमेजोन के इंजीनियर के साथ जब मैं बाद में बैठा डिस्कस कर रहा था तो वो कहता है यार ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है बट प्रॉब्लम ये है कि ये ख़राब हो गया।
अब हमारे केस में कोई गोरा इसको सुबह आएगा और आगे इसको काम लगा देगा कि मेरा राउटर एक्सेस नहीं हो रहा है, ये आरएसटीपी खोल के बैठा रहेगा, इसने उससे पूछा ही नहीं तो उसकी हैबिट खराब कर देगा। हर अंग्रेज आएगा वो आगे कहेगा नेटवर्क वालों को लगा दो काम पे। वो कहता है हमारे यहाँ काम करने का तरीका ये है कि हम उससे काम करवाते हैं जिसने कंप्लेन किया। उसको कहते हैं चल तू अपने कंप्यूटर पे जा, पहले ये चेक करके बता तूने इसको वेरीफाई किया, उसका क्या रिजल्ट आया है। जिस तरह हमारे सरकारी इदारे नहीं काम करते कि सारफ को कहते हैं कि फलाने महकमा माल का टिकट लगवा के लाओ, वो कहता है हमारा तरीका ये होता है, जो अगली दफा हमें कंप्लेन करेगा ना वो अपनी वर्किंग पूरी करके लाएगा। अच्छा, मुझे ये एटीट्यूड ट्रेनिंग में ये बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त तरीका कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर जब आपने किसी का एटीट्यूड ट्रेन करना है तो पहली दफ़ा तो ये बात बड़ी बुरी लगती है कि यार अच्छी कस्टमर सर्विस नहीं है, बट फॉर अ सेकेंड टाइम इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको पता है यार हम इनके पास जाएंगे, इन्होंने हमसे ये सवालनामा मांग लेना है। अच्छा, जब ये सवाल मांगेंगे तो हम पहले से ये काम करके जाएं, 90% प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाता है जब वो अपने सिस्टम को खुद गौर से देखते हैं और आगे फ़ोन करके बताते हैं यार ये प्रॉब्लम आ रहा है बस इसको हल कर दो। अच्छा, अब ये जो चीज़ है इससे उन्होंने देखें क्या किया, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी इंक्रीज कर ली है। बजाय इसके कि वो एक जगह पे सारा प्रॉब्लम राउट होता और सिर्फ चंद एक लोग होते जो कि काम चला रहे होते, अब उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है। तो हमारे स्टूडेंट को मेरा ख्याल है कि इस प्रोसेस में डेफिनेटली आई एग्री कम्प्लीटली कि छोटी छोटी डेटाबेस में देख लें कि हम रेप्लिकेशंस करते हैं, तो आपने जो है वो रो बेस्ड रेप्लिकेशन करनी है या स्टेटमेंट बेस्ड करनी है, तो उसमें मैं जब भी कोई इंटरनी आता ना मैं उसको कहता हूँ यार इस पे ना तुम रिसर्च करो ज़रा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कितना फास्ट है कौन कितना स्लो है, वो मैकेनिज्म हमने बनाए हुए हैं। एंड एवरी टाइम एक नया ग्रुप आता है हम कुछ नया सीखते हैं। तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको डेफिनेटली हम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जब आपके पास आता हूँ नेक्स्ट टाइम, मेरा अभी जिस वीक में चक्कर लगता है तो मैं सर आपके पास हाजिर हूँगा डेफिनेटली। तो इंशाल्लाह वी कैन डिस्कस के क्या ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं। तो क्योंकि सर इसमें एट द वेरी एंड मैं ये कह रहा हूँ कि जब डीसीएन मैंने भी पढ़ाना शुरू की थी तो मैं बुकिश नॉलेज से बंदा खुद इतना तंग आ जाता ना, सीधी सी बात है, खुल के कह रहा हूँ कि जब मैंने भी पढ़ी थी तब भी हमने वही बातें पढ़ी थी, जब अब भी पढ़ रहे हैं तो वही बातें ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो व्हाई नॉट किसी बच्चे को थोड़ा सा कुछ ऐसा फ्लेवर दें कि बच्चा बाद में जाके कहे कि यार मैंने ना कोई चीज पढ़ कर आया हूँ, या बच्चा खुद से सोचे कि ये चीज क्यों हो रही है। अभी मतलब जब भी मैं कोई चीज पढ़ाता हूँ ना मैं बच्चे से कहता हूँ ये जो इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ है नेटवर्किंग में ना, अगर इस इंग्लिश के वर्ड का मतलब समझ आ जाए ना कि इंग्लिश में वर्ड ही क्या लिखा हुआ है, तो वही आधा कॉन्सेप्ट हमारा वही क्लियर हो जाता है। जी ऐसे बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दुरुस्त है कि बच्चे वो नई चीज़, और मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी को ट्रांसफॉर्म हमारी जो आप जैसे माशाल्लाह यूथ या जो लोग आ रहे हैं क्रिएटिव हैं और वो क्रिएटिव हो भी रहे हैं। अभी मैं कल परसों टेलीकॉम पोजीशनिंग मेथड के ऊपर सर्च कर रहा था तो किसी यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर थे हमारे पाकिस्तान के ही, तो उनका नाम आया हुआ था कि उन्होंने प्रपोजल दिया हुआ है। सो अब ये ट्रेंड बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं यूनिवर्सिटी, और आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट कि अब जो एटीट्यूड चेंज है वो स्टूडेंट के एंड पे रह गया चेंज होने वाला। यानी ये जो कॉन्सेप्ट हमारा रह गया ना चेंज होने वाला, अब एमबीबीएस का जो स्टूडेंट है ना मेडिकल कॉलेज खल उतार देता है उसकी पढ़ा पढ़ा के उसको ना, मतलब वो मेरे डॉक्टर भांजे भतीजे हैं बेचारे, तो वो जब तक हम उनको वो कहते हैं ना कि डोंट ग्रो अप इट्स अ ट्रैप, तो वो उनको हम छोटे होते हैं ना तो 7वीं 8वीं से हमने लगाया होता है कि बस मैट्रिक में तुम्हारे नंबर आ गए ना तो तुसी गुड हो, फिर एफएससी आ जाती है, फिर उसको कहते हैं एफएससी में बस तुमने बस एक दफा तुम चले गए तो फिर एंट्री टेस्ट आ जाता है, वो एंट्री टेस्ट हो जाता है तो हम लड्डू शड्डू बांट के और खाना शाना खिला के उसको तोड़ देते हैं मेडिकल कॉलेज। वो जब पहली दफा छुट्टियों पे आता है ना पीएमए की तरह घर, तो जिस तरह पीएमए कैडेट की हालत करता है ना, वो जब जाता है तो 70 किलो का होता है, वापस आता है तो 40 किलो पे आया हुआ होता है, बाल छाड़ काट छाट के बंदा बना के भेजा होता है। तो मेडिकल से भी जब वो आता है तो इस तरह का होता है और गालियां निकाल रहा होता है, इट वाज अ ट्रैप, मैंने तुझे फंसा देता है। और जब वो एमबीबीएस करके निकलता है तो उसको पता चलता है कि मैंने स्पेशलाइजेशन करनी है। उसके बदले में हमारा जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, सच्ची बात है, हमने तो सर सही बात है, मैं अगर बताऊं तो 60% टाइम हमने कैंटीन पे ही गुजारा था, 40% हमने टीचरों के ऊपर एहसान झाड़ने के लिए गए थे उस वक्त,
और वो भी हम इस वैरायटी में जाते थे कि ला दसो जी पास्कल की क्लास है, हमें पास्कल पढ़ा रहे हैं, दुनिया इधर चली गई है। मतलब फिलोसफर ज्यादा होते थे, इंजीनियर कम होते थे, और कोई टेंशन नहीं थी कि यार जो पढ़ा रहे हैं उनको तो पढ़ लो। वो भी हम थे कि बस यार किसी ना किसी तरह करके। तो आज भी यही हो रहा है अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट की साइड पे। मेरा ख्याल है कि ये इंटरेस्टिंग चीज़ें शायद आएंगी, तो शायद उनमें से कुछ लोग जो हैं वो इस तरफ आना शुरू करें कि हमने प्रैक्टिकल काम भी करना है। तो मेरा ख्याल है कि दैट वुड बी वेरी हेल्पिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपका जब भी जगह लगे आप प्लीज बताइएगा, क्योंकि व्हाट आई वांट के इस दफा जो बच्चे हैं एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं तो इस दफा एटलीस्ट ये सीखे जाएं कि सिर्फ ओएसआई लेयर पे वर्किंग किस तरह होती है। सर मैं आपको श्योर, बल्कि व्हाई नॉट, मैं इससे बल्कि ये भी हम एक चैनल इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि जिस तरह अभी मैंने लाहौर की एक यूनिवर्सिटी के 2-3 बच्चे आए थे मेरे पास, मैंने उनको ट्रेन किया। वो माशाल्लाह 2 साल के अंदर वो 2.25 लाख 2.5 लाख की सैलरी उन्होंने वो ले लिया, मतलब टेलीकॉम के फील्ड में। और मैंने बताया भी कि उनमें से एक ने वीडियो आरबीटी बनाई है। अभी आप देखें कि सोशल मीडिया पे इधर उधर आपको पता चलता है यूनिवर्सिटी के बच्चे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो वो यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जिन जो हमारे साथ इन कांटेक्ट है, मसलन नस्ट है वो कॉमनली हमारे साथ कांटेक्ट में रहती है। उनके बच्चों को हम बताते हैं या बता रहे होते हैं कि टेलीकॉम में हम ये चेंज ला रहे हैं या इस वक्त हमें ये R&D करनी है। अब उनके यहाँ बल्कि मेरा अपना ख्याल ये है कि यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्री के साथ ये चीज़ इस्टेब्लिश होना बड़ा ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में सर मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी के पास जाती है कि अब हमने नेक्स्ट लेवल रिसर्च हमने ये करनी है तो यूनिवर्सिटी हेल्प आउट करे। और यूनिवर्सिटी के पास चूँकि ह्यूमन रिसोर्स होता है, टीचर्स होते हैं, PhD डॉक्टर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं और स्टूडेंट होता है, वो उनको लगाते हैं फिर इस काम पे कि यार नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर हमने ये चीज़ अचीव करनी है या वीडियो के ऊपर ये टेस्ट है। अच्छा अब हमारे पास चूँकि थोड़ा सा लैक ऑफ वो है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है हमारे पास उस तरह के, या हमारे पास लैब्स नहीं है उस तरह के, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आई गेस कि इंडस्ट्री कैन हेल्प आउट दैट कि बेसिक्स को इंडस्ट्री बिल्ड करने में हेल्प आउट कर दे यूनिवर्सिटी को। और फिर यूनिवर्सिटी आगे उससे आगे जो है वो एनवायरनमेंट लिया है कि जहाँ से बस आपको पता हो कि बेसिक आपके पास सिप के वॉइस ओवर IP के लोग आपके पास आ गए हैं। आपके पास जो है वो यूनिवर्सिटी में बेसिक तो पढ़ाई जा रही है, लेकिन अब स्टूडेंट को असाइनमेंट मिल रही है कि सिप के ऊपर एक्सचेंज बनाओ, और उसी को टेस्ट भी किया जा रहा है, उसी को लाइनिक्स में कोडिंग करवाई जा रही है, या उससे ये टेस्ट किया जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में कि हम इसको एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं। और बिलीव मी ये 4-5 तो इन्वेंशंस ऐसी हैं जो हमारी टीमों ने की हुई हैं पाकिस्तान में। वो कितने, क्योंकि जिस लेवल पे हम आगे काम कर रहे हैं उसमें हमें पता होता है कि यार ये 2-3 जो पैरामीटर्स हैं इनको टाइम मिल जाए हमें टेस्ट करने का तो हम टेस्ट करके निकाल लेंगे कि किस पैरामीटर को किधर करें तो ये इतना ऊपर और चला जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये बस टाइम स्पेंड करने की जरूरत होती है, टेस्टिंग की जरूरत होती है। बस इंशाल्लाह सर नेक्स्ट टाइम आपने जब भी लाहौर आना है प्लीज आप कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। श्योर, व्हाई नॉट इंशाल्लाह सर आपसे जरूर जरूर इंशाल्लाह हम जरूर फायदा हासिल करेंगे। बेटा और किसी का कोई क्वेश्चन हो सर से? हाँ कोई अब पूछने में कोई शाइनेस हो आप लिख के भेज सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई ऐसा मसला नहीं है बेटा, यू कैन आस्क एनीथिंग, ABC कुछ भी पूछ सकते हो। चलें सर, मेरा ख्याल है कि बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच सर, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जब भी लाहौर आइएगा प्लीज डू कांटेक्ट और श्योर आप सर, जरूर इंशाल्लाह श्योर, व्हाई नॉट, मैं इंशाल्लाह ताला जो है वो